उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के ताजा परिणाम और रुझानों से साफ हो गया है कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 कारण रहे जिनकी वजह से बीजेपी ने तमाम पिछड़ी जातियों के गठजोड़ और मुस्लिमों के समर्थन वाले गठबंधन को करारी शिकस्त दी। पहला, इंद्रधनुषीय गठजोड़ पर हावी हार्डकोर हिंदुत्व। इस चुनाव को मंडल बनाम कमंडल का भी चुनाव कहा गया, क्योंकि जहां बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर की बात कही, तो वहीं एमवाय समीकरण वाली समाजवादी पार्टी ने ओबीसी समुदाय की करीब सभी जातियों का एक विशाल इंद्रधनुषीय गठबंधन बनाया। अखिलेश ने न केवल राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से गठजोड़ किया, बल्कि गैर यादव ओबीसी नेताओं सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान, महान दल के केशव यादव मौर्य, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल, कांग्रेस से सपा में शामिल हुए पाल समाज के नेता राजा रामपाल, जाट नेता हरेंद्र मलिक और पंकज मल्लिक, सुखदेव राजभर के बेटे रामचंद्र राजभर, लालजी वर्मा समेत कई पिछड़े और किसान नेताओं का विशाल गठबंधन बनाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के रथ पर सवार स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई पिछड़े नेताओं को भी अपने पाले में किया। बावजूद इसके साइकिल दौड़ नहीं पाई। बीजेपी ने भी जातीय गोलबंदी की ओर कई पिछड़ी जातियों को 2017 की तरह अपने पाले में रखने की कोशिश की। इसके साथ ही बीजेपी ने विराट हिंदुत्व का नेतृत्व गढ़ा और उस दिशा में जुड़ना विवाद से लेकर हिजाब विवाद तक का कार्ड खेला, ताकि एंटी मुस्लिम हवा बनाई जा सके और उसे बहुसंख्यक हिंदू वोट मिल सके। बीजेपी को मिले वोट परसेंटेज बीजेपी के चुनावी दांव की सफलता की कहानी बता रहे हैं। दूसरा, पीएम मोदी का जादू। 5 राज्यों का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मापने का भी चुनाव था। यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों ने बता दिया कि देश में अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल रहा है। मौजूदा परिस्थितियों में उनकी टक्कर में किसी भी दल में कोई नेता सर्वस्वीकार्य नहीं है। यूपी समेत 5 राज्यों में पीएम मोदी ने खूब रैलियां की। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने लगभग हर चरण में और हर इलाके में चुनावी रैलियां की और समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमले बोले। अंतिम चरण में तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा ही डाल दिया। पूर्वांचल को अहम मानते हुए पीएम ने पिछले 1.5 महीने में वहां 6 दौरे किए। इसके अलावा पीएम मोदी ने आक्रामक चुनावी रणनीति और जनता को सपा सरकार के दिनों की याद दिलाकर और माफिया राज का पर्याय बताकर वोटरों को लामबंद करने की कोशिश जो की थी, उसका असर शहर से लेकर गांव-गांव तक देखने को मिला। पीएम अपने कार्यक्रमों में बनारस में भी कभी सफाई कर्मी के साथ भोजन करते नजर आए, तो कभी रात में सड़कों, रेलवे स्टेशनों और गलियों में चहलकदमी करते नजर आए। इससे उन्होंने जनता के बीच जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री का एक खास नेतृत्व गढ़ा, जो वोट दिलाने में कारगर साबित हुआ। तीसरा, बीजेपी का विकासवादी और कल्याणकारी एजेंडा। बीजेपी ने पूरे चुनाव में हिंदुत्व और विकास दोनों एजेंडों को साथ साथ रखा। जहां काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, तो वहीं जेवर समेत यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी हुआ। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, सरयू नहर परियोजना की सौगात भी यूपी को दी गई। इन परियोजनाओं से बीजेपी ने अपने विकासवादी छवि को न सिर्फ पुख्ता किया, बल्कि विपक्ष के आरोपों की धार को कुंद करने के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी कमतर करने की कोशिश की। इसका जनमानस पर व्यापक असर पड़ा और वह मतों के रूप में परिणत हुआ। चौथा, ओबीसी फैक्टर। बिहार विधानसभा चुनावों की तरह ही उत्तर प्रदेश चुनावों में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन की चुनावी सेहत पर बुरा असर डाला। उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी ने कैंडिडेट उतारे, वो पारंपरिक रूप से सपा बसपा के गढ़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान उन्हीं दोनों दलों को पिछले कई चुनावों से वोट करते रहे। ओवैसी के उतरने से मुस्लिम वोट, खासकर युवा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी। इससे सपा गठबंधन को सीटों का और वोट परसेंटेज का भी नुकसान पहुंचा। पांचवा, मायावती का स्लीपिंग फैक्टर। पूरे यूपी चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती शांत रही। उन्होंने ना तो बहुत ज्यादा चुनावी रैलियां की और ना ही ज्यादा बयानबाजी दी। एक तरह से कहें तो वो इस चुनाव में स्लीपिंग मोड में रही। चुनाव से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।